दोस्तों, अगर पुलिस ने किसी पर्सन को चार्जशीट में एक्यूज नहीं बनाया, लेकिन एविडेंस से ही लगता है कि ना इस आदमी ने भी अपराध कर रखा होगा, तो क्या उसे हम एक्यूज किसी केस में बनवा सकते हैं? तो बेसिकली आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। जो लोग लॉयर हैं या जो लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, वो लोग समझ गए होंगे कि मैं सेक्शन नंबर 319 ऑफ सीआरपीसी के बारे में बात कर रहा हूं, जहां पर किसी भी पर्सन को एडिशनल एक्यूज के रूप में ज्वाइन किया जा सकता है किसी भी ट्रायल में। अब यहां पर हमारे पास बड़े सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि ये 319 की एप्लीकेशन किस स्टेज पर लगती है, इंक्वायरी के दौरान लगती है, ट्रायल में लगती है, ट्रायल में कब लगती है, क्या जब चीफ रिकॉर्ड होता है उसके बाद लग जानी चाहिए, या आर्गुमेंट के स्टेज से पहले पहले लगनी चाहिए, या आर्गुमेंट खत्म होने पर भी लग सकती है, या किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई भी कन्विक्शन हो गया, यानी कि कोर्ट ने कोई भी जजमेंट पास कर दी, क्या जजमेंट पास होने के बावजूद भी ऐसी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 319 लग सकती है, क्या सेंटेंस पास होने से पहले तक के लिए भी लग सकती है, और क्या किसी केस में अगर पर्सन को एक्विट कर दिया जाए, क्या उसके बाद भी लग सकती है, या एक्विटल के ऑर्डर से पहले पहले ही लगना चाहिए। और इस तरह के बड़े सारे मैटर जो कि ये पूछते हैं कि अगर मान लो आपने किसी पर्सन को ज्वाइन कर भी लिया एज एक्यूज, तो उनका ट्रायल ज्वाइंट ट्रायल चलेगा या उनके सेपरेट ट्रायल चलेंगे। तो अल्टीमेटली हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन सब चीजों के सवालों के जवाब देने के लिए। पहला, हमें सेक्शन 319 के बारे में जो बेर एक्ट में कंटेंट लिखा है उसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा, हमारे पास कोई ना कोई ऐसा लैंडमार्क गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए, यानी कोई गाइडलाइंस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, जिससे हम ये तय कर सकें कि किस किस स्टेज पर ये सब एप्लीकेशंस आ सकती हैं, और क्या एप्लीकेशन लगाना ही जरूरी है या कोर्ट खुद से भी ऐसा कर सकती है। दोस्तों, मैं हूं राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशियल कंपटीशन टाइम्स की जजमेंट के रिलेशन में लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है, तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। इससे पहले हम लोग आज प्रोसीड करें, वो सभी लोग जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो लोग जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स.in पर विजिट करके वेरियस कोर्सेज जो कि हायर जुडिशरी के लिए, सिविल जजेस के लिए, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स के लिए और इन्हीं वेरियस एग्जामिनेशंस के क्रैश कोर्सेज और इंटरव्यू के वेरियस प्लान्स के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं, अगर वो वीडियो लेक्चर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो लोग भी कर सकते हैं। और इवन ज़रूरी नहीं है कि लॉ स्टूडेंट ही सब्सक्राइब करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अपनी नॉलेज के लिए कुछ वीडियो सेशंस को देखना चाहते हैं, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारे वेबसाइट पे वीडियो सेशंस अवेलेबल हैं। वो अपने कंफर्ट जोन में इन सारे वीडियोस को देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ और देखते हैं सेक्शन 319 बेसिकली कहता क्या है और कौन से ऐसे हमारे पास इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स है जो हमें देखने की जरूरत है। दोस्तों, सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 319 को देख लेते हैं। अभी मैंने यहां पर सीआरपीसी का सेक्शन 319 आपके पास स्क्रीन पर ओपन किया हुआ है। इसको जरा परयूज कर लेते हैं और लाइन टू लाइन समझ लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। स्क्रीन पर ध्यान से फोकस कीजिएगा ताकि असेंशियल्स आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। अब यहां ध्यान से देखो स्क्रीन पर, वो ये कहते हैं सेक्शन 319, पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट पर्सन्स अपियरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। मतलब कि अगर कोर्ट को यह लगता है कि किसी पर्सन ने कोई अपराध कमिट किया है, तो क्या उसे आप कहीं पर भी एज अक्यूज पर्सन तलब कर सकते हो या समन कर सकते हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं वेयर इन कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी इनटू और ऑफ ट्रायल। तो देखो यहां पर ध्यान से देखो, उन्होंने दो बातें बोली हैं कि अगर मान लीजिए कोई इंक्वायरी चल रही हो या कोई भी ट्रायल चल रहा हो किसी भी ऑफेंस का, और कोर्ट को क्या लगता है, इट अपियर फ्रॉम द एविडेंस दैट द पर्सन नॉट बीइंग एक्यूज हैज कमिटेड एनी ऑफेंस फॉर विच ही कुड बी ट्राइड टुगेदर विद द एक्यूज। यानी कि वो पर्सन चार्जशीटेड एक्यूज नहीं है। आप कहेंगे सर ये तो लिखा नहीं है यहां पर कि वो चार्जशीटेड एक्यूज नहीं है। अगर मान लीजिए स्टेट वाला केस है, यानी पुलिस रिपोर्ट पर कोई केस इंस्टीट्यूट हुआ है, तो पुलिस रिपोर्ट पर यानी एफआईआर पर तो जिनके नाम एफआईआर में लिखे गए होंगे, या एफआईआर में नाम नहीं भी लिखे, तो जिनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है, एक्यूज तो किसी केस में उसी को बनाएंगे ना, किसी और को तो बनाएंगे नहीं। अब जिनको एक्यूज नहीं बनाया, अब कोर्ट को लग रहा है कि उन लोगों ने भी लगता है कि कोई अपराध किया है, उनका भी कोई केस में इन्वॉल्वमेंट है, और इस कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट के सामने मान लो कोई एविडेंस भी आती है और कोर्ट को लगता है कि इस आदमी का
जिसका नाम चार्जशीट में नहीं है, इसको भी इस ट्रायल में हमें एज एन अक्यूज ज्वाइन कर लेना चाहिए और इसका ज्वाइंट ट्रायल चलाना चाहिए। तो वहां पर कोर्ट क्या कर सकती है, वो कहते हैं यहां पर द कोर्ट में प्रोसीड अगेंस्ट सच पर्सन फॉर द ऑफेंस विच इट अपीयर्स टू हैव कमिटेड और ही अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड। तो कोर्ट ऐसे पर्सन के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, प्रोसीड कर सकती है कि इस आदमी ने कोई अपराध कमिट किया है, तो इसे भी हम एज एन अक्यूज पर्सन इस केस में ट्रायल इसका चलाएंगे। ठीक है, तो ये बात इन्होंने यहां पर पहली तो बोली, सबसेक्शन नंबर 1 में इतनी बात बोली। अब आते हैं सबसेक्शन नंबर 2 पर, यहां क्या बोलते हैं, वो कहते हैं वेयर सच पर्सन इज नॉट अटेंडिंग कोर्ट। मान लो कोर्ट को ये लग रहा है कि किसी पर्सन, उसका नाम ए या बी कोई भी मान लेते हैं, मान लो ए है, ए ने कोई ऑफेंस कमिट किया है लेकिन वो चार्जशीटेड एक्यूज नहीं है। अब उस सिचुएशन में वो आदमी कोर्ट में तो है नहीं, अगर कोर्ट में होता तो पकड़ के बिठा लेते। अब कोर्ट में नहीं है तो क्या करेंगे, कहते कुछ नहीं करना, उसे गिरफ्तार करके ले आओ या उसकी समनिंग कर लो। तो कोर्ट उसके अरेस्ट वारंट भी कर सकती है, यानी उसके बेलेबल वारंट या एनबीडब्ल्यू जो करने वो भी कर सकते हैं, उसे समन भी कर सकती है। जैसी भी परिस्थितियां हो, जैसी भी सरकमस्टांस हो, तो उसे रिक्वायर कर सकती है कि भैया इसे कोर्ट के सामने लेकर आओ और इसका हम जो है ट्रायल चलाएंगे। और तीसरे हमारे पास जो सबसेक्शन है वो ये कहते हैं एनी पर्सन अटेंडिंग कोर्ट ऑल्दो नॉट अंडर द अरेस्ट और अपॉन द समन्स। मतलब अब यहां पर क्या है, यहां पर ये पर्सन कोर्ट में ही मौजूद है, जिसके खिलाफ कार्रवाई कोर्ट करना चाहती है, जिसे एक्यूज बनाना चाहती है, वो पर्सन कोर्ट में ही मौजूद है। जब कोर्ट में ही मौजूद है फिर उसको समन करने की जरूरत तो नहीं है, ना ही किसी को ये कहने की जरूरत है कि लो पकड़ो वारंट और उसे पकड़ के ले आओ, वो तो कोर्ट में ही मौजूद है। तो उसे कोर्ट में ही डिटेन अगर कोर्ट करना चाहती है तो करवा सकती है, और फिर उसको इंक्वायरी के पर्पस के लिए, ट्रायल के पर्पस के लिए उसके साथ आगे मामले को प्रोसीड कर सकती है, कि ये जानते हुए कि इसके खिलाफ एविडेंस है और इसने कोई भी अपराध इन रिलेशन टू द प्रोसीडिंग्स जिसके सामने की, जिसके रिलेशन में समनिंग करते या अदरवाइज प्रोसीडिंग आगे इनिशिएट करते, उस मामले में इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आगे कहते हैं सबसेक्शन नंबर 4 में वेयर द कोर्ट प्रोसीड अगेंस्ट एनी पर्सन अंडर सबसेक्शन नंबर 1। यानी कि सबसेक्शन नंबर 1 में किसी पर्सन को मान लो अभियुक्त मान लिया, तो फिर क्या करेंगे, वो कहते हैं सबसे पहली बात तो यहां पर यह है ऐसे पर्सन के खिलाफ जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो हमेशा अफ्रेश चलेंगी, और जितने भी गवाह हैं उनको दोबारा से रीहियर किया जाएगा। मान लो कोई प्रोसीडिंग पहले से कोर्ट में हो चुकी हो, कोई चीफ रिकॉर्ड हो चुका हो, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका हो, इवन आर्गुमेंट भी हो चुका हो, तो वहां पर ये सारी की सारी कार्रवाई अफ्रेश डी नोवो ट्रायल चलेगा दोबारा से। तो जितने भी गवाह अगर एग्जामिन हो भी चुके हैं तो दोबारा से एग्जामिन होंगे, ये बोला उन्होंने। आगे वो कहते हैं, आगे देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन को। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज नंबर ए द, यहां से देखते हैं बी क्लॉज, ताकि आप लोग साथ साथ देखते रहें, है ना, एक से रुकिएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज नंबर ए the case may proceed as if such person has been accused person when the court took cognizance of the offense upon the inquiry or trial was commenced। तो इस आदमी के खिलाफ कोर्ट कार्रवाई उसी तरह से करेगी जैसे कि इस एक्यूज को इंक्वायरी के दौरान ही कोर्ट ने एक्यूज मान लिया था, या जब ट्रायल स्टार्ट हुआ था, जारी हुआ था, उस समय पर भी पर्सन ही एक्यूज पर्सन था। ऐसा ही समझ कर ही उस आदमी के खिलाफ केस को प्रोसीड किया जाएगा। तो यहां पर हमारे पास जो सेक्शन है 319 उसकी तो लीगल जो एनालिसिस है, जो स्थिति है, वो तो हमने देख लिया। अब हम आगे आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं तो उसमें क्या बोला गया। तो दोस्तों सेक्शन को तो हमने डिटेल में समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है, केस का नाम है सुखपाल सिंह खैरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये ईयर 2022 का मामला है, यानी रिसेंट ही है, 2-3 इयर्स बैक की बात है। तो चलो जरा यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस जो कोर्ट ने पास की है उनको देख लेते हैं, उन्होंने क्या बोला है। तो जहां जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ साथ साथ देखते रहिएगा, ताकि आप लोगों को जो पढ़ाया जा समझाया जा रहा है आप उसे ध्यान से समझते रहें। व्हाट आर गाइडलाइंस दैट द कॉम्पिटेंट कोर्ट मस्ट फॉलो वाइल एक्सरसाइजिंग पावर अंडर सेक्शन 319। बहुत सिंपल सी बात बोली है कि अगर कोर्ट 319 में कोई भी एप्लीकेशन को एंटरटेन करके अपनी पावर एक्सरसाइज कर रही होंगी तब उनको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। तो यहां पर उन्होंने जो पहला गाइडलाइन दिया है वो ये बोलते हैं, इफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट फाइंड्स एविडेंस और इफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी इज फाइल्ड। तो दो सिचुएशंस दिए उन्होंने। पहला सिचुएशन, कोर्ट को खुद से ही कोई एविडेंस नजर आ रही है रिकॉर्ड पर, तब क्या होगा। और दूसरा, अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन किसी पार्टी ने लगाई है 319 की, तब क्या होगा।
तो दोनों ही सिचुएशन में कहते हैं, चाहे कोर्ट कॉम्पिटेंट हो, उनको लगता है कि कोई एविडेंस है या कोई एप्लीकेशन आती है 319 की, वो फाइल की जाती है, रिगार्डिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी पर्सन इन कमिटिंग द ऑफेंस विच इज बेस्ड ऑन एविडेंस रिकॉर्डेड एट एनी स्टेज इन द ट्रायल। तो ट्रायल के दौरान किसी पर्सन की कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई होगी, उसमें एविडेंस में ये बात आई होगी कि कोई और पर्सन भी है जिसने ये अपराध किया है, लेकिन उसे अभी तक एक्यूज नहीं बनाया गया। तो वहां पर क्या कर सकती है कोर्ट, वो कहते हैं कि अगर मान लो ये लगता है और इससे पहले कि कोर्ट कोई भी एक्विटल का ऑर्डर पास करे या सेंटेंस का ऑर्डर पास करे, तो वहां पर कोर्ट ऐसे पर्सन के खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है, उसे समन कर सकती है एज एन एक्यूज पर्सन। लेकिन साथ में कोर्ट को एक और काम करना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा, इट शैल पॉज द ट्रायल एट दैट स्टेज। जो जिस स्टेज पर भी एप्लीकेशन लगाई गई है उसी समय पर कोर्ट को इस ट्रायल को पॉज करना पड़ेगा, यानी कि स्टे करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा वो कहते हैं, सेकंड दीजिएगा, ऊपर कर लेते हैं ना, आराम से देखते रहेंगे आप। दूसरा वो कहते हैं, द कोर्ट शैल देयर अपॉन फर्स्ट डिसाइड द नीड और अदरवाइज टू समन द एडिशनल एक्यूज एंड पास ऑर्डर देयर ऑन। तो उसके बाद सबसे पहला काम जो कोर्ट ये करेगी कि देखेगी कि क्या हमें इस 319 की एप्लीकेशन के तहत या खुद से ही अगर वो स्यू मोटो भी ऐसा कर रहे हैं तो क्या इसे समन करना चाहिए एक्यूज पर्सन को या नहीं करना चाहिए, इस पर्सन को एज एन एक्यूज तलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सबसे पहले कोर्ट ये तय कर लेगी। ठीक है, ये दूसरी प्रिंसिपल हो गया। तीसरी गाइडलाइंस वो कहते हैं, इफ द if the decision of a court is to exercise the power under section 319 of CRPC and summons the accused, such summoning order shall be passed before proceeding with the trial in the main case। तो अगर मान लीजिए कोर्ट ये डिसाइड करती है 319 में कि हमें एक्यूज पर्सन को समन करना है, तो वहां पर पहले समनिंग का ऑर्डर पास करना पड़ेगा, इससे पहले कि मेन केस के ट्रायल में आप आगे प्रोसीड करें। तो प्रोसीडिंग मेन केस में तभी चलेगी जब अगर आप ये करते हैं डिसाइड के हमें समनिंग करनी है, यानी 319 की एप्लीकेशन अलाउ करते हैं, तो पहले आप समनिंग कर लीजिए, तब उस ट्रायल को आगे चलाइएगा। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन होगी। इसके अलावा और क्या है आगे, थोड़ा पेज को ऊपर कर लेते हैं। यहां पर वो कहते हैं फोर्थ क्लॉज में, इफ द समनिंग ऑर्डर ऑफ द एडिशनल एक्यूज इज पास्ड depending on the stage at which it is passed, the court shall also apply its mind to the fact that as to whether such summon accused is to be tried along with the other accused person or separately। यानी कि जहां पर कोर्ट ने किसी पर्सन को एज अ एडिशनल एक्यूज तलब कर लिया, अब कोर्ट स्टेज देखेगी कि स्टेज क्या है, क्या ये स्टेज हमें ये अलाउ कर रही है कि जो नया एक्यूज आया है उसे पुराने वालों के साथ उसका जॉइंट ट्रायल चलाएं या इसका ट्रायल अलग चला दें। ऐसा सोचो आप कि जो पहले वाला मेन केस चल रहा था वो आर्गुमेंट के स्टेज पे चल चुका था और कोर्ट ने वो अपनी ओपिनियन बना ली थी, हिम्मत बना लिया था कि यार हमें तो कन्विक्शन ही करना है। तो उस सिचुएशन में तो इनका जो नया एक्यूज है उनका पुराने वाले के साथ ट्रायल चलाना कोई समझदार वाली बात नहीं है, उसका ट्रायल फिर अलग ही चलना चाहिए। तो ये कोर्ट अपने आप सर्कमस्टांसेस को देखकर ये तय कर सकती है कि इनका ट्रायल अलग अलग चलाना है कि जॉइंट ट्रायल भी चला सकते हैं। आगे कहते हैं, इफ द डिसीजन इज फॉर द जॉइंट ट्रायल, मान लो कोर्ट ये तय करती है कि हमें तो इसका जॉइंट ट्रायल चलाना है, तब क्या करेंगे, वो कहते हैं द फ्रेश ट्रायल शैल बी कमेंस्ड ओनली आफ्टर सिक्योरिंग द प्रेजेंस ऑफ द समन्ड एक्यूज्ड। तो वहां पर हम फ्रेश ट्रायल चलाएंगे, लेकिन पहले ये सुनिश्चित कर लेंगे, पहले ये कर लेंगे काम कि वो एक्यूज पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी उसकी समनिंग हो जाए तभी उसका जॉइंट ट्रायल चलाएंगे और ये ट्रायल हमेशा फ्रेश ट्रायल चलेगा। आगे आगे कहते हैं 6 पॉइंट में, इफ द डिसीजन इज दैट द समन्ड एक्यूज कैन बी ट्राइड सेपरेटली। लेकिन यहां पर अगर कोर्ट ये निर्णय लेती है, ये डिसाइड करती है कि नहीं यार इनका ट्रायल तो अलग अलग चलना चाहिए, सच ऑर्डर में बी मेड एंड देयर विल बी नो इम्पेडिमेंट फॉर द कोर्ट टू कंटिन्यू एंड कंक्लूड द ट्रायल अगेंस्ट द एक्यूज हु वर बीइंग प्रोसीडेड विद। तो वहां पर जब ट्रायल उनका अलग अलग चलना है तो दोनों का ट्रायल अलग अलग चलाएगी। पहले वाले केस में जो डिसीजन देना है दे देंगी, सेकंड वाले केस की एट लेंथ ट्रायल चालू स्टार्ट करेंगे और एविडेंस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं।
आगे आते हैं 7th पॉइंट पर। यहां पर वो कहते हैं इफ द प्रोसीडिंग पॉज इन क्लॉज नंबर 1, यानी कि क्लॉज नंबर 1 के तहत अगर मान लो कोई भी प्रोसीडिंग्स को पॉज कर दिया गया था, सो इज द केस वेयर द अक्यूज हु वर ट्राइड टू बी एक्विटेड एंड द डिसीजन इज दैट द समन्ड अक्यूज कैन बी ट्राइड अफ्रेश सेपरेटली। अब उनको ये लगा कि यार हम इसको एक्विट कर सकते थे या कर देना चाहिए, और ये जो नया अक्यूज है इसका ट्रायल हमें अलग चलाना चाहिए। तो क्या वहां पर क्या ये जरूरी है कि अब उसका एक्विटल मेन केस में करेंगे ही करेंगे? वो कहते हैं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये तो कोर्ट को देखना है कि किस एविडेंस के आधार के ऊपर एक्विटल करना है या नहीं करना है। अगर आप पहले सोच रहे थे एक्विटल ही करना है तो जरूरी नहीं है कि एक्विटल करें, आप इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से देखो। इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो एक्विटल करो, नहीं हो रहा तो फिर रहने दो। और आगे कहते हैं 8 पॉइंट पे, इफ द पावर इज नॉट इन्वोक्ड और एक्सरसाइज इन द मेन ट्रायल टिल कंक्लूजन एंड इफ देर इज अ स्प्लिट अप, मतलब आपने मेन ट्रायल के साथ उसको साथ में नहीं चलाया, आपने क्या किया, आपने केस को बाइफरकेट कर दिया। बाइफरकेशन का मतलब ये हो गया कि जो मेन एक्यूज थे उनका अलग चलाया आपने पहले वाले केस में, और जो नया वाला था उसका अब आपने ट्रायल अलग चला लिया। तो वहां पर वो कहते हैं द पावर अंडर सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी कैन बी इन्वोक्ड और एक्सरसाइज ओनली इफ देर इज एविडेंस टू दैट इफेक्ट। तो वह कहते हैं आप तभी उसमें 319 की कार्रवाई तभी करेंगे अगर कोई एविडेंस हो पॉइंटिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एडिशनल एक्यूज टू बी समन्ड इन द स्प्लिट अप केस। तो स्प्लिट अप केस में अगर कोई एविडेंस आ रही है और उस स्प्लिट अप केस में ये लग रहा है कि हमें किसी पर्सन को तलब करने की रिक्वायरमेंट है। अब आप सोच रहे होंगे सर स्प्लिट अप केस का मतलब समझे नहीं हम। देखो कभी कभी केस को स्प्लिट करना पड़ता है, बाइफरकेट करना पड़ता है। कभी कभार क्या होता है कि मान लो 2 एक्यूज हैं, उनमें से एक एक्यूज तो मौजूद है, उसकी गिरफ्तारी हो गई, उसका ट्रायल चालू हो गया। अब दूसरा मान लो एक्यूज बी था, वो एब्सकॉन्ड कर गया तो उसका ट्रायल नहीं चला, उसका ट्रायल अलग कर दिया। तो एक ट्रायल चल रहा है मेन केस, दूसरा केस नहीं चल रहा। अब बाइफरकेटेड केस में जब उस एब्सकॉन्डर को पकड़ लिया, उसका ट्रायल चल पड़ा, तो इस सेकंड वाले केस में मान लो 319 की एप्लीकेशन आ जाए तो फिर क्या होगा? वो कहते हैं उसमें भी 319 की तलबी कर सकते हैं, उसमें भी हम उसको समन कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे पॉइंट नंबर 9 में कहता है इफ आफ्टर द आर्गुमेंट आर हर्ड and the case is reserved for the judgment, the occasion arises for the court to invoke and exercise the power under section 319 of CRPC. The appropriate course for the court is to set down for rehearing. अब कभी कभी लोग कहते हैं कि 319 की एप्लीकेशन किस स्टेज पर होनी चाहिए। कोर्ट कहती है साइटेशन लेकर आओ, आप हमें दिखाओ कहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्गुमेंट किस स्टेज पर कर सकते हैं या आर्गुमेंट के बाद भी कर सकते हैं। उन्होंने तो यहाँ पर इवन थोड़ा सा आगे बढ़कर ये भी बोल दिया कि मान लो आर्गुमेंट हो चुके हों और कोर्ट ने इवन जजमेंट को रिजर्व भी कर दिया हो और कोर्ट को बाद में लग रहा हो कि यार हमें 319 की एप्लीकेशन अलाउ करना चाहिए, तो वो कहते हैं कोर्ट ऐसा कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो उस मामले में फिर रीहियरिंग करेंगी। तो यहाँ इसका मतलब ये निकलता है कि अगर फाइनल आर्गुमेंट कंप्लीट भी हो गए हों उसके बावजूद भी इवन करा जा सकता है, 319 की एप्लीकेशन अलाउ की जा सकती है। आगे कहते हैं ऑन सेटिंग इट डाउन फॉर रीहियरिंग द अबव लेड प्रोसीजर टू डिसाइड अबाउट द समनिंग होल्डिंग फॉर अ जॉइंट ट्रायल और अदरवाइज शैल बी डिसाइडेड एंड प्रोसीडेड विद अकॉर्डिंगली। यानी कि अगर आप रीहियरिंग कर रहे हो तो फिर आप सोच लो आपको जॉइंट ट्रायल चलाना है कि सेपरेट चलाना है। तो जैसे जैसे प्रोसीजर मैंने ऊपर बताए थे, जॉइंट ट्रायल के लिए आप फ्रेश प्रोसीडिंग चलाएंगे, अगर सेपरेट कर रहे हैं तो फिर आप जीरो से आपकी जो एविडेंस आनी चाहिए उस एडिड वाले की उसके लिए आप चला लेंगे। आगे कहते हैं इवन इन सच अ केस एट दैट स्टेज इफ द डिसीजन इज टू समन द एडिशनल एक्यूज एंड होल्ड अ जॉइंट ट्रायल द ट्रायल शैल बी कंक्लूडेड अफ्रेश एंड अ डी नोवो प्रोसीडिंग बी हेल्ड। वो कहते हैं अगर मान लीजिए किसी भी स्टेज पर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि हमें एक्यूज पर्सन को तलब करना है और उनका जॉइंट ट्रायल चलाना है, तो जॉइंट ट्रायल में हमेशा डी नोवो प्रोसीडिंग ही चलेगी, अब फ्रेश प्रोसीडिंग चलेगी, गवाहों को दोबारा से आपको री एग्जामिन करना पड़ेगा। और आगे वो कहते हैं इफ एट दैट सर्कमस्टांस द डिसीजन इज टू होल्ड द सेपरेट ट्रायल इन केस ऑफ समन्ड एक्यूज्ड एज इंडिकेटेड अर्लियर। तो वहां पर हम क्या करेंगे, मान लो कोर्ट ने तय किया कि नहीं यार इनका ट्रायल अलग अलग चलाना है, तो वहां पर वो बोलते हैं द मेन केस मे बी डिसाइडेड आफ्टर प्रोनाउंसिंग कन्विक्शन एंड सेंटेंस एंड देन प्रोसीड
अगेंस्ट अफ्रेश अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन। मान लो कोर्ट ने ये तय किया कि हमें जो है इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है जो नए को हमने तलब करा है, तो पहले वाले केस में पहले वालों को कन्विक्शन करके सेंटेंस पास करके फिर प्रोसीडिंग आप बाकियों के खिलाफ भी आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो वो कहते हैं अगर मान लो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि नहीं कन्विक्शन नहीं करना है, हमें तो एक्विटल करना है, तो उस केस में क्या होगा। देखो यहाँ पर दो केसेस दिए हैं, इनमें खास बात यह है कि पहले वाले केस में तो कोर्ट ये डिसीजन दे रही है कि हमें तो कन्विक्शन करना है, ठीक है। तो पहले वाले केस में आप देखो कि कोर्ट ये क्या कर रही है, डिसाइड करती है कि मुझे कन्विक्शन करना है और सेंटेंस पास करना है। तो पहले वाले में तो कोर्ट ये डिसाइड करती है कि मुझे कन्विक्शन करना है, मुझे सेंटेंस पास करना है, तो ठीक है, कहते हैं पहले वाले में कन्विक्शन करके सेंटेंस पास कर सकते हैं और फिर उसके बाद अफ्रेश जो है समन पर्सन है उसके खिलाफ आप प्रोसीड कर सकते हैं। और दूसरे केस में वो कहते हैं अगर मान लो कोर्ट ये सोचती है कि हमें एक्विटल करना है, तो वहां कहते हैं इन केस एक्विटल द ऑर्डर शैल पास टू दैट इफेक्ट इन द मेन केस एंड देन प्रोसीड अफ्रेश अगेंस्ट द समन एक्यूज। तो फिर आप पहले एक्विटल कर लीजिए पहले वाले बंदों का, और जिस पर्सन को आपने लेटर ऑन ज्वाइन किया है उसके रिलेशन में फिर आप प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ा लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ वेरियस गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर सुखपाल सिंह खैरा वाले केस में उन्होंने बताए हैं। ये साइटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके जो जुडिशरी एग्जामिनेशन है उसमें भी पूछी जा सकती हैं, प्रैक्टिकली कोर्ट में ये काफ़ी इस्तेमाल हो रही हैं क्योंकि स्टेजेस को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि ट्रायल कब तक चलता है कई बार इस बात को लेकर कन्फ्यूजन रहता है। तो ट्रायल तब तक चलता है जब तक सेंटेंस या एक्विटल का ऑर्डर नहीं आ जाता। आप सोच रहे होंगे कि अगर सर जजमेंट पास कर दिया तो जजमेंट के बाद सेंटेंसिंग के ऑर्डर पास होते हैं, तो अगर जजमेंट पास हो गया तो जजमेंट पास होने पर अगर कन्विक्शन का जजमेंट है तो भी 319 की एप्लीकेशन लग सकती है, लेकिन अगर एक्विटल का ऑर्डर हो गया फिर उसके बाद नहीं होता। तो उस केस में एक्विटल का ऑर्डर पास होने से पहले पहले ही आपको 319 की एप्लीकेशन लगानी होती है। सो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मुझे फॉलो भी कर लीजिए। सो बाकी के नए प्रोविजंस अगर कुछ नए जजमेंट आते हैं तो उनके साथ जल्दी आपसे मुलाकात करके डिस्कस करेंगे। सो मीन टाइम मुझे बता दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।